सैंपल पेपर 2024 टू 2025 2024 सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25। आप लोग को पता है दो पार्ट्स में मैथ को बांटा गया है, एक स्टैंडर्ड मैथ से और एक बेसिक मैथ से। दोनों का अलग ही अलग सैंपल पेपर आया है। बेसिक मैथ का थोड़ा लेवल कम होता है और स्टैंडर्ड मैथ का लेवल थोड़ा हार्ड होता है। आप लोग को सैंपल पेपर में दोनों ही मैथ्स का पूरा सैंपल पेपर का क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन सैंपल पेपर वही अच्छे से बनाएगा जिसके इससे पहले आपका पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। हर चीज, हर चैप्टर का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी आपसे बनेगा। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सैंपल पेपर को आप बनाइए। फिर सैंपल पेपर का लेवल के हिसाब से आप आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे सैंपल पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ, ये तीन दिया हुआ, इसका और इसका तीनों का HCF क्या आएगा वो निकालने बोलो। ऑप्शन दिया 450, 90, 180 या 630। हम लोग HCF LCM में पढ़े हैं कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तीनों टर्म में जितना कॉमन रहेगा वही उसका HCF होगा। इसमें है 3 का पावर 3, इसमें है 3 का पावर 2, इसमें है 3 का पावर 4। तो नॉर्मली 3 का पावर 2 तीनों ही में मिल पा रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो इससे आ गया 3 का पावर 2। इसमें इसके बाद 5 चेक करेंगे, इसमें 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 1, कुछ नहीं तो 1, मतलब इसमें से एक ही 5 कॉमन निकलेगा। उसके बाद 2 पे चेक करेंगे तो इसमें है 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। तो मिनिमम क्या निकल सकता है 2 के पावर 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 2 जा 10, 10 9 जा 90, मतलब ऑप्शन बी। पहला क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो 90 हो गया। इसमें पूछ रहा है दो लाइन दिया हुआ, एक लाइन ए है और दूसरा लाइन ए में है। ये दोनों लाइन देख रहे हैं कि 0,2 पे कट कर रहा है जाकर। अब हम लोग को पता है जो लाइन एक दूसरे पे कट करता है, जहां पर मीट करता है वो वैल्यू एक्स और वाई को होता है, और इस लाइन को इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट लाइन कब होता है? इंटरसेक्ट लाइन हमेशा कंसिस्टेंस कहलाता है। A1 by A2 डज नॉट इक्वल टू B1 by B2। ये कंसिस्टेंट भी होता है, इंटरसेक्ट भी लाइन होता है, और इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए ही में मिल जाएगा। कंसिस्टेंट भी यूनिक सॉल्यूशन है। ये इनकंसिस्टेंस तो नहीं है। इनकंसिस्टेंस होने के लिए कंडीशन आप लोगों को पता ही है, पढ़ेंगे तो। फिर इसमें कंसिस्टेंट में 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन में जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स और वाई के एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 2, जहां पर ये मीट करेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। और दूसरा कंसिस्टेंस विथ मेनी सॉल्यूशन भी नहीं होगा। मेनी सॉल्यूशंस मतलब कौन साइड लाइन हो जाता है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। फिर तीसरा बोला द वैल्यू ऑफ के विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस kx² - 5x + 1 डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशंस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे बनाने टाइम, फिर उसके बाद उसको समझ के बनाएंगे, क्योंकि एक भी मिस्टेक होगा गलत हो जाएगा वो। यहाँ पर ही बोल रहा है कि जो kx² - 5x + 1 है इक्वल टू 0, इसमें बोल रहा है डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन नहीं, रियल रूट नहीं होना चाहिए। किसमें रियल रूट नहीं होगा वो निकालना है। तो पहले हम लोग डी निकाल के चेक करेंगे कि b² - 4ac, b का वैल्यू कितना हो गया -5 का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू k और c का वैल्यू 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये बनाए होंगे डी निकालने के लिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 4k। अभी हम लोग इक्वल लेके चलते हैं डी, मतलब रूट के वैल्यू रियल लेके चल गए ना। तो अब 4k इधर आएगा तो प्लस 4k 25, k का वैल्यू 25/4, k का वैल्यू क्या आया 25/4। ये रियल है, 25/4 रियल वैल्यू है, क्योंकि 0 लेके चले। 3 कंडीशन बताए हैं, d इज ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0, ये दोनों में रियल होगा। d अगर लेस देन 0 आ गया, d का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो नॉट रियल होगा। जो पूछ रहा है डज नॉट रियल सॉल्यूशन, नॉट रियल नेगेटिव में होगा। तो 25/4 कर सकते हैं, k का वैल्यू क्या हो सकता है। d का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व किए थे तो 25 - 4k आया। अगर अब k का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव। नॉट रियल मतलब नेगेटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव और 0 मतलब रियल होना चाहिए। अगर 0 पुट करेंगे हम लोग तो ये 25 आ गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब 0 में रियल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि 25 0 से बड़ा होता है। दूसरा अगर हम लोग चेक करेंगे 25 - 4k, k का वैल्यू 25/4 रखेंगे, जो आया था हम लोग असल वैल्यू, ये 4 कट के 0 हो गया। अब d इक्वल टू 0 हो गया, तब भी ये रियल वैल्यू, ये दोनों में रियल मिल रहा है। नॉट रियल क्वेश्चन ही पूछा है, डज नॉट हैव रियल वैल्यू।
तीसरा वैल्यू अगर चेक करेंगे तो 4/c का अपोजिट अगर हम लोग रखेंगे 4/25 रख देंगे तो क्या आएगा ये 25 माइनस 16/25। तो जो भी वैल्यू आएगा ये 24 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, तब भी ये 0 से बड़ा हो रहा है। मतलब तीनों ही वैल्यू, ये भी 0 से बड़ा हो रहा है, ये भी तीनों में रियल मिल अब तक का। लेकिन जब हम लोग इसमें 7 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 7 28। 28 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 आ गया। -3 जो हो गया नॉट रियल, लेस देन 0 हो गया नॉट रियल। मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। के का वैल्यू अगर हम लोग 7 पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन। बाकी ये तीनों पुट करेंगे तो वो, ये पुट करेंगे तो वो, या ये पुट करेंगे तो रियल सॉल्यूशन होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालने बोल रहा है, ए बी और ए माइनस बी का डिस्टेंस क्या आएगा। ये भी आप लोगों का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में आप लोगों का डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाले होंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर ये x2 हो गया और ये x1 हो गया, बीच में फॉर्मूला का माइनस माइनस प्लस हो गया -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर अंडर रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस वाला प्लस हो जाता है, 4 कॉमन निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 4 2 बन करके बाहर निकल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो किसमें मिल रहा है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन सी। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सर्कल का क्वेश्चन चैप्टर 10। इसमें बोल रहा है कि ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को फाइंड करना, और ये एंगल दिया हुआ 35। दो टैंजेंट है, दो टैंजेंट जहां पर मीट कर रहा है, जहां से पॉइंट निकल रहा है वो 35 है, और जहां सेंटर पे मीट कर रहा है सेंटर का एंगल क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं जो रेडियस और टैंजेंट जहां पर ही कट करता है मिलता है वो 90 डिग्री कहलाता है। इसी तरह ये भी जहां पर ही टैंजेंट और रेडियस मिलता है वो 90 डिग्री कहलाता है। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब पता ही आपको कि क्वाड्रिलेटर के चारों साइड का सम कितना होता है, एंगल ओ, मतलब ये निकालना है चारों साइड का सम 360 होता है, माइनस तीनों को ऐड कर दीजिए 90 प्लस 90 180 प्लस 35 215। 215 में से 360 को माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 145। आंसर इज 145 डिग्री, मतलब ऑप्शन डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया ट्राइंगल का, ए बी सी एंड पी क्यू आर दो सिमिलर ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है सच दैट 3AB इज इक्वल टू 2PQ दिया हुआ, 3AB इज इक्वल टू 2PQ दिया हुआ है। अब BC का वैल्यू 10 दिया हुआ है, QR फाइंड करने बोल रहा है। तो पहले हम लोग को पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो दोनों का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR भी होगा, लेकिन यही दो में काम आ रहेगा, AB PQ BC और QR, यही चार चीज हम लोग को चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, AB को वैसे ही रहने देते हैं, PQ मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा वो डिवाइड में, यहाँ बच गया 2 और 3 आ गया डिवाइड में, मतलब लेटर वाला को एक तरफ कर दिया, नंबर वाला को एक तरफ। अब वहां पर देखिए AB बाई PQ का वैल्यू कितना आएगा 2/3, BC कितना दिया हुआ 10, QR आराम से फाइंड हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, QR इधर लेके आएगा 2QR इज इक्वल टू 10 3 जा 30, QR इज इक्वल टू 30, 2 चला गया आपका डिवाइड में, इसका वैल्यू आ गया 15, QR इज इक्वल टू 15। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये भी ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। BAC अगर आप अलग करेंगे तो ये ट्राइंगल होगा BAC 90 डिग्री बन रहा है, ये किसके सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा 90 डिग्री कॉमन EAD के, किसके इक्वल होगा EAD के इक्वल होगा, मतलब BAC सिमिलर टू ट्राइंगल EAD, क्योंकि दोनों में A कॉमन मिल रहा है और C और D 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा।
बी ए सी सिमिलर टू ई ए बी। सिमिलर होने के लिए दो एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम होना चाहिए। और इसके बाद भी क्वेश्चन में बताया जाएगा